प्रिया, तुमने मेरे लिए खाना बनाया? घर में गैस खत्म हो गई है भैया, खाना कैसे बनाऊं? अच्छा चलो कोई नहीं, मैं काम पर जा रहा हूँ, शाम को आऊंगा तो पैसे लेकर आऊंगा। दोपहर के लिए तुम हो सके तो चूल्हे पर खाना बनाकर माँ और बाबूजी को दे देना। अरे हाँ भैया, मुझे माफ करना, मैं तो भूल ही गई थी कि चूल्हे पर भी खाना बन सकता था। चलो कोई बात नहीं, मैं माँ और बाबूजी के लिए बना लूंगी खाना। इतना बोलने के बाद अर्जुन अपने काम के लिए निकल जाता है। वो अपनी कंपनी में पहुंचकर अपनी सीट पर बैठता है और काम शुरू कर देता है। लगता है मित्तल साहब ने आज मुझे कुछ ज्यादा ही फाइल दे दी है। शाम को तो देरी हो जाएगी काम करते करते। अर्जुन अपने आप से इतना कह ही रहा था कि तभी उसके केबिन में मित्तल साहब की बेटी दीपिका आती है। ये जो फाइल तुम्हारी टेबल पर है, ये सभी अर्जेंट है, जल्दी से जल्दी मेरे केबिन में ले आओ। ठीक है मैडम, अभी लेकर आता हूँ। दीपिका अपने ऑफिस में चली जाती है, जिसके बाद अर्जुन सारी फाइल्स लेकर उसके ऑफिस में पहुंच जाता है। मैडम, मैडम कहाँ हो आप? मैं सारी फाइल लेकर आया हूँ। तभी पीछे से अचानक दीपिका अर्जुन को गले से लगा लेती है और कहती है, और कब तक हमें इस तरीके से चोरी छुपे मिलना होगा? देखा, मुझे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तुम कब मेरे पिता से शादी की बात कर रहे हो? बात करने को क्या है, मैं तो आज ही बात कर लूं। लेकिन तुम्हें पता है ना, मित्तल साहब हमारी शादी के लिए हरगिज नहीं मानेंगे। ओह गॉड, ऐसे तो हम एक दूसरे के लिए तड़पते ही रह जाएंगे। तभी दीपिका के अमीर पिता मित्तल उन दोनों को एक साथ देख लेते हैं। ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर? अरे पिताजी, आप यहाँ? कुछ नहीं सर, जैसा आप देख रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। कैसा कुछ है वो मैंने देख लिया है। मैं तुम्हें आज इस ऑफिस से निकालता हूँ। पिताजी, अर्जुन की इसमें कोई गलती नहीं है, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, उसके साथ ऐसा मत कीजिए। ये दो कौड़ी का लड़का तुम्हें अपने प्यार के झांसे में फंसा रहा है ताकि अपनी सक्सेस की सीढ़ियों को पार कर सके, तुम्हें सीढ़ी बनाकर। अर्जुन ऐसा लड़का नहीं है पिताजी, आप समझने की कोशिश कीजिए। तुम्हारे पास दो चॉइस है, या तो अपने पिता के पास ऐशो आराम की जिंदगी जियो, नहीं तो इस दो कौड़ी के लड़के के साथ यहाँ से हमेशा के लिए चली जाओ। ठीक है पिताजी, मैं यहाँ से जा रही हूँ। मैं अर्जुन को किसी भी हालत में नहीं छोड़ूंगी, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। जिस प्यार की भूख तुम्हें अभी लगी है, एक दिन वो भूख मिट जाएगी, तब गरीबी से परेशान होकर तुम वापस लौट कर आओगी मेरे पास। मित्तल की बात सुनकर दीपिका और अर्जुन वहां से चले जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ दीपिका के गरीब ससुराल में बहुत सी परेशानियां थी। माँ, मैंने खाना बना लिया है, चलो खाना खा लो। वैजयंती प्रिया के कहने पर खाना खाने लगती है। अरे बेटी, ये तो कच्चा पका हुआ खाना है। माँ, लकड़ी खत्म हो गई थी और गैस भी खत्म हो गई है, बहुत मुश्किल से ये खाना बना पाई हूँ। कोई बात नहीं बिटिया रानी, जो बनाया है उसे ही खा लेते हैं। दोनों गरीब माँ बाप खाना खा रहे होते हैं। उसी वक्त अर्जुन दीपिका को अपने घर ले आता है। माँ, जरा यहाँ पर आओ, देखो आपकी बहू आई है। वैजयंती खाना छोड़कर दरवाजे के पास आती है। अरे बेटा, ये सब क्या है? तूने हमें कुछ बताया नहीं। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि क्या ही पता था। वैसे अभी मेरी दीपिका से शादी नहीं हुई है। ये बेचारी अपने अमीर घर को छोड़कर मेरे साथ इस गरीब खाने में रहने के लिए आ गई। अच्छा ये बात है, चल बेटा, पहले मैं तेरे साथ फेरे करवा कर लाऊंगी, फिर चाहे मुझे मंदिर में ही क्यों ना ये सब करवाना पड़े। वैजयंती अपने बेटे और अपनी अमीर बहू को मंदिर ले जाती है। उसके जाने के बाद प्रिया अपने आप से कहती है, हे भगवान, मेरी भाभी इतने अमीर घर से आई है और हमारे घर में एक ढंग का पंखा भी नहीं है जिससे उनकी गर्मी दूर हो सके। काश के कुछ ऐसा होता जिससे घर ठंडा हो जाता। तभी उसे घर के बाहर से आवाज आती है, बर्फ वाले बर्फ ले लो, बर्फ, ठंडी ठंडी बर्फ, बर्फ वाला। बर्फ वाले की आवाज सुनकर प्रिया दौड़ी चली आती है। रुको भैया, मुझे बर्फ की सिल्ली चाहिए, पैसे भैया से ले लेना। अरे तुम्हारे भैया हिसाब के बहुत पक्के हैं, ये लो बर्फ, पैसे तो मुझे मिल ही जाएंगे। वो आदमी बर्फ की सिल्ली घर में रख देता है। अरे बेटी, इतनी सारी बर्फ का तुम क्या करोगी? पहली बार भाभी घर पर आई है, उनके लिए इस बेड को बर्फ का बेड बनाऊंगी ताकि इस पर बैठने के बाद उन्हें गर्मी ना लगे। प्रिया के इस तरह कहने पर भूपेश हंसते हुए चला जाता है और प्रिया बर्फ की सिल्ली को तोड़ तोड़ कर बेड पर लगाने लगती है और बर्फ पिघलने लगती है। ये क्या, बर्फ तो पिघल रही है, अब मैं क्या करूं? तभी उसे घर के बाहर से आवाज आती है, कोई घर पर है तो इस बूढ़ी औरत को पानी पिला दो, बहुत प्यासी हूँ, एक एक बूंद के लिए तड़प रही हूँ, बहुत गर्मी हो रही है। बूढ़ी औरत की आवाज सुनकर प्रिया एक लुटिया में पानी भरती है और उसके अंदर थोड़ी सी बर्फ डाल देती है। अम्मा, ये लो बर्फ का पानी, आपकी प्यास बुझ जाएगी।
बूढ़ी औरत पानी पीकर बहुत खुश होती है। पानी तो खत्म हो जाता है, लेकिन वो बर्फ उसके अंदर वैसी की वैसी रह जाती। ये बर्फ तो बड़ी ही कमाल की चीज है। इतनी जल्दी पानी ठंडा कर दिया। मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। ये बर्फ तुम ले जाओ, तुम्हारे काम आएगी। बूढ़ी औरत की दी हुई बर्फ प्रिया घर के अंदर ले आती है। वो घर के अंदर जाकर देखती है कि पूरी बर्फ की सिल्ली का पानी बन चुका था। अब जो उसके हाथ में बर्फ थी, उसे डर था कि वो भी पिघलने वाली है, लेकिन काफी देर तक वो वैसी की वैसी ही रहती है। अजीब बात है, सब कुछ पिघल गया, लेकिन ये थोड़ी सी बर्फ पिघली ही नहीं। काश बाकी की बर्फ भी ऐसी ही होती जो पिघलती नहीं। प्रिया के इतना कहते ही वहां इस बर्फ के जैसी और भी बर्फ प्रकट होती है। हे भगवान, ये इतनी सारी बर्फ कैसे प्रकट हो गई? तभी बर्फ के अंदर से आवाज आती है। जिस बूढ़ी औरत को तुमने मदद की, वो कोई मामूली औरत नहीं बल्कि एक देवी माँ थी। उन्होंने तुम्हें ये जादुई बर्फ का टुकड़ा दिया है। इससे तुम जितनी बर्फ चाहे मांग सकती हो। वो कभी नहीं पिघलेगी और हमेशा ठंडी रहेगी। ये सुनकर प्रिया बहुत खुश होती है। अब उसके पास इतनी सारी बिना पिघलने वाली बर्फ थी। वो उससे पूरे बेड को बर्फ का बेड बना देती है, जो कि बहुत ठंडा हो जाता है। पूरा बेड तो तैयार हो गया, लेकिन थोड़ी सी कमी है। काश फूल पत्ती और होते। अरे हाँ, हमारे घर के आंगन में बहुत सारे पेड़ हैं, वहां से पत्तों को लेकर आती हूँ। अब प्रिया अपने घर के आंगन के पेड़ों से पत्ते तोड़कर घर के अंदर लेकर आती है और पत्तों से भी बेड को सजा देती है, जिससे वो बेड पत्तों और बर्फ से बहुत सुंदर दिखने लगता है। अरे वाह, ये तो कमाल ही हो गया। कम से कम भाभी के पास एक सजा हुआ बेड तो है उनके सुहागरात के लिए। वो इतना कह ही रही थी कि तभी वैजंती दीपिका और अर्जुन के मंदिर में फेरे करवा कर उन्हें घर ले आती है। आ जाओ बहू, इस घर में तुम्हारा स्वागत है। ओ माय गॉड, यहाँ तो बहुत गर्मी है। अर्जुन, क्या तुम्हारे घर में पंखा भी नहीं है? मैंने तुम्हें बताया तो था कि हम लोग बहुत गरीब हैं। भाभी चलो मेरे साथ, मेरे पास आपको दिखाने के लिए एक बहुत अच्छा सरप्राइज है। प्रिया अपने भैया भाभी को बर्फ और पत्तों से सजा हुआ बेड दिखाती है। अब इसके ऊपर आपको जरा भी गर्मी नहीं लगेगी। लेकिन बेटी, तुमने ये सब कैसे किया? ये बर्फ ठंडी है और पिघल भी नहीं रही। ओह माय गॉड, अब मेरे इतने बुरे दिन आ गए कि मुझे इस तरह गुजारा करना पड़ेगा। देखो दीपिका, हम लोग गरीब हैं और ऐसे ही गुजारा करके रहते हैं। मैंने तुम्हें पहले ही सब कुछ बताया था। अर्जुन की बात सुनकर दीपिका को अपनी गलती का एहसास होता है। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। ननद जी, हमारी सुहागरात के लिए पत्तों और बर्फ का बेड सजाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की क्या बात है, ये सब तो इस जादुई बर्फ का कमाल है। ये ना होती तो मैं आपके लिए इतना ना कर पाती। अगर सच में ये जादुई बर्फ है, तो क्या तुम हमारे लिए भी बर्फ से बना बिस्तर बना सकती हो? हाँ हाँ पिताजी, मैं जरूर बन सकती हूँ जादुई बर्फ। मुझे तुम्हारे जैसी और बहुत सारी बर्फ चाहिए। प्रिया के इतना कहते ही वहां बहुत सारी बिना पिघलने वाली बर्फ प्रकट हो जाती है। अब प्रिया और वैजंती दोनों मिलकर उस बर्फ से बिस्तर बनाते हैं, जिसमें दीपिका उनकी मदद करवाती है। मैं भी मदद करवा देती हूँ, जल्दी काम हो जाएगा। अब गरीब परिवार के पास गर्मी से बचने के लिए बर्फ का बेड और बर्फ का बिस्तर बन चुका था। तो वहीं रात को दीपिका और अर्जुन बर्फ और पत्तों से सजे हुए बेड पर अपनी आराम से सुहागरात मनाते हैं, जिसके चलते उन्हें रात भर गर्मी भी नहीं लगती और उनकी रात भी आराम से बन जाती है। अगले ही दिन से प्रिया और वैजंती बर्फ बेचने का काम शुरू कर देते हैं। उनके बिना पिघलने वाली बर्फ लोगों के काम आने लगती है और उनकी सारी परेशानियां धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं, जिसके चलते वो खुशी खुशी रहने लगते हैं।